हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले मैंने एक वीडियो में आपको रिसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में। और ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपको इनहेरिटेंस बायोलॉजी में मिल जाएगी, अगेन विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट यूनिट जो आपको CSI क्रैक करवाने में मदद करेगी। उसी में आपको ये एपिस्टेसिस टॉपिक में ये वाला जो सब टॉपिक है ये मिल जाएगा, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। ओके, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था रिसेसिव एपिस्टेसिस, अब डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस, और ऐसे ही मैं इन फ्यूचर में आप वीडियोस अपलोड करती रहूँगी जिसमें अनदर टाइप्स के जो एपिस्टेसिस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको पहले ही बताया गया है कि एपिस्टेसिस जो है ये नॉन एलिलिक जीन्स में आपको ये देखने मिलती है, एपिस्टेटिक रिलेशनशिप। और इस पॉइंट पे मैं आपको अगर डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में बताऊं तो इसकी जो फाइनल रेशियो आती है ना वो 9:7 आएगी। 9:7 आएगी। अगर आपने ये वीडियो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पुराना वीडियो देख के यहाँ आए, क्योंकि उसमें मैंने 9:7 जो भी ये रेशियोज हम काउंट करें, किस बेसिस पे काउंट करें, वो सब भी मैंने उस पर एक्सप्लेन की हुई है। तो दोबारा वो सेम चीज़ एक्सप्लेन करने का यहाँ पे वैसे ही मुझे कोई सेंस नज़र नहीं आ रही। तो आप जो पहले वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि यह इंट्रो पार्ट आया कहाँ से, ये 9:7 ये किस चीज़ को लेके हमने पकड़ी है। ठीक है, ओके। डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस की जब हम बात करते हैं तो इस जीन में क्या हो, इस एपिस्टेसिस में क्या होती है। देखिए, अर्लियर वाला केस में जब हम रिसेसिव एपिस्टेसिस बात कर रहे थे तो जो स्मॉल ए जीन है ना वो दो जीन्स को रेगुलेट कर रही थी, कैपिटल बी को और स्मॉल बी को। ये दोनों को वो क्या कर रही थी, रेगुलेट कर रही थी, जिसके वजह से एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होती है ना वो बनती है, कभी 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 नहीं बनती है, डायहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो से। ठीक है, और उस केस में हमारा कितना रेशियो आ गया था, चलो याद करो, मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ रेशियो आया था। हर एक एपिस्टेसिस का अपना एक रेशियो होता है। तो उसमें क्या रेशियो आया था, उसमें रेशियो आया था 9:3:4, ये रेशियो आया था, राइट। 9:3:4 का आया था। डुप्लीकेट में हमारा आया है 9:7 का रेशियो। ठीक है, अब मैं डुप्लीकेट अगर एपिस्टेसिस आपको समझाने जाऊँ तो इसमें क्या होती है। देखिए, रिसेसिव एपिस्टेसिस में स्मॉल ए कैपिटल बी को रेगुलेट कर रही थी, स्मॉल ए स्मॉल बी को रेगुलेट कर रही थी। तो जो डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस होती है, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस, तो जो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, कोई रिसेसिव ट्रेट है उसका भी एक डुप्लीकेट कोई फॉर्म है, वो भी एपिस्टेसिस कॉज कर रहा है। हमें यही तो सेंस मिलती है इस चीज़ से। तो जब हम ये सोचते हैं, ये चीज़ देखते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगी, स्मॉल ए है स्मॉल बी है, ये दोनों चीज़ ही हमारे पाथवे को रेगुलेट करेगी। स्मॉल है और स्मॉल बी, ये दोनों ही हमारे पाथवे को रेगुलेट करेगी, और कुछ एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, कुछ में प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, जो कि हम आगे देखने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। ठीक है, ओके। सपोज एक पाथवे है, ठीक है, एक पाथवे है जिसमें हमें क्या मिल रही है, जो इनिशियल सबस्ट्रेट है वो कलरलेस है, फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट है वो भी कलरलेस है, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट है ना वो हमें पर्पल कलर मिल गई है, पर्पल कलर हम हमें पिगमेंट मिली। ये कोई पर्टिकुलर पाथवे है। हम इस पाथवे को देखते हैं ना, तो इस जीन को इस पार्ट को कौन रेगुलेट कर रहा है, जीन कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, और इस जीन को कौन रेगुलेट कर रहा है, कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पे कैपिटल को हमने क्या रखा हुआ है, डोमिनेंट फॉर्म रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ए वो कलरलेस को कलरलेस में ही कन्वर्ट करेगा, जो बी है बी क्या करेगी, कलरलेस को पर्पल में करेगी। और ये दोनों पाथवे एक दूसरे से रिलेटेड है। पर्पल तभी फॉर्म होगा जब ये वाला पाथवे होगा, ए जब होगा तभी पर्पल बनेगा, बी जब होगा तभी पर्पल बनेगा। सिर्फ ए बनने के लिए, सिर्फ कलरलेस प्रोडक्ट अगर हमें चाहिए तो हमें बी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हमने देख ली, ये पाथवे हमने देख ली। हमें आपको फिर से एक बार, मैं कलरलेस को वाइट लिख दूँ तो कुछ दिक्कत होने वाली है क्या, क्योंकि वैसे ले दे के तो सेंस सेम ही बनना है, क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि कुछ लंबा लग रहा है मुझे कलरलेस लिखना। अगर हम वाइट वाइट करके डिनोट कर रहे हैं ना तो ज़्यादा बेटर रहेगी आई गेस। ओके, ये कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल डैश, कैपिटल बी और कैपिटल बी डैश, ये रहा हमारा पाथवे। जब हम ये पाथवे देखते हैं ना, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि डायहाइब्रिड क्रॉस होती है, ये एक डायहाइब्रिड क्रॉस होती है, राइट। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम देख रहे हैं तो इस चीज़ में आपको क्या देख रही है, दोनों में ही पर्पल फॉर्म होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे ए भी डोमिनेंट है और कैपिटल बी भी डोमिनेंट है, ए भी, तो दोनों चीज़ में हमें क्या मिल रही है, पर्पल मिल रही है। तो हम अगर नेक्स्ट प्रोजेनी में जब हम देखते हैं ना, जब हम प्रोजेनी में देखते हैं तो उसमें हमें ना कुछ ये टाइप के फिनोटाइप्स मिलते हैं, जीनोटाइप मिलते हैं।
तो इसकी भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, आप उसमें देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो हम जब ये वाला जीनोटाइप जब हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो इसमें से हमें क्या मिलने वाला है कि हमें इसमें से पहला वाला में मिलेगा पर्पल, दूसरे वाले में मिलेगा वाइट, फिर उसके बाद मिलेगा हमें वाइट, एंड उसके बाद मिलेगा हमें वाइट। ठीक है, अब आपको परेशान नहीं होना है, आप बोलेंगे ये सब कैसे हो रहा है, कैसे चमत्कार की तरह ऐसे लिखे जा रहे हो भाई, बता नहीं रही हो क्या रहा है यहाँ पे। हाँ, तो ऐसे में क्या मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या ऐसे इसमें सीन हो रहा है। तो हमने अपने यहाँ देखें, यहाँ स्मॉल ए इस पाथवे को रेगुलेट करेगी और इसमें स्मॉल बी भी करेगी। ठीक है, तो देखिए जब इस केस में जब हम देखते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी है, क्या इसमें कोई रिसेसिव फॉर्म है? फिलहाल इसमें कोई रिसेसिव फॉर्म नहीं है। हमने क्या कहा था, रिसेसिव फॉर्म इस चीज़ को इनहिबिट करती है। ठीक है, स्मॉल ए इनहिबिट कर रही है, स्मॉल बी इनहिबिट कर रही है, तो इसमें क्या हमें कोई रिसेसिव ट्रेट मिल रही है? इसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक ये जो डैश में क्या हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है या स्मॉल ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम कंक्लूजन पे तो नहीं आ रहे हैं ना, यहाँ पे कैपिटल ए भी हमें मिल रहा है, कैपिटल बी भी मिल रहा है, तो डेट मीन्स कि पूरा पाथवे अच्छे से प्रॉपर फंक्शन करेगा और अल्टीमेटली हमें फाइनल जो प्रोडक्ट है डेट इज पर्पल वो हमें मिलने वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट केस का तो हो गया भाई, समझ आ गया कि हमें पर्पल मिलने वाला है। अब मुझे ये बताइए कि ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब जब हम लास्ट कंडीशन देखते हैं, लास्ट कंडीशन में आपको क्या दिख रही है? स्मॉल ए स्मॉल बी दिख रही है। इस केस में पर्पल बनेगा? ऑब्वियसली नहीं बनेगा, क्योंकि पर्पल बनने के लिए हमें क्या चाहिए हो था? पर्पल बनने के लिए हमें दो डोमिनेंट फॉर्म चाहिए था, कैपिटल और कैपिटल बी, जबकि ये दोनों में से एक भी हमें नहीं मिल रहा है पर्पल के केस में। सो जब इनमें से हमें एक भी नहीं मिल रहा है तो क्या हमें पर्पल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, वाइट ही बनता रहेगा। मतलब कि ये जो सबस्ट्रेट है ना, हमें इसमें सिर्फ सबस्ट्रेट ही मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया फोर्थ कंडीशन। अगर अभी हम थर्ड कंडीशन को देखें, तो थर्ड कंडीशन में जब हम देख रहे हैं तो इसमें हमें क्या दिख रही है? थर्ड कंडीशन में हमें दिख रही है कि यहाँ पे स्मॉल ए है, कैपिटल बी है। अब मैंने आपको बताया था कि देखिए जब स्मॉल बी है कैपिटल बी है तो हमें क्या है, स्मॉल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए वाला पार्ट है, तो ये इस पाथवे को रोकेगी। ये अगर इस पाथवे को रोक रही है तो ये वाइट नहीं बन रहा है। ठीक है, ये रिसेसिव पार्ट है, सो ये वाइट नहीं बनता। तो क्या अगर बी हो भी, अगर ये बी पार्ट है भी, तो क्या कोई सेंस बनता है क्या इसमें हमें पर्पल मिलेगी? नहीं बनेगी, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए की कमी है इसमें। कैपिटल बी तो ठीक है प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन कैपिटल ए की कमी है। तो अगर ऐसा सीन है तो ये वाला जो स्मॉल ए है ना, वो इस बी जीन का जो इफेक्ट है उसको भी मास्क कर रही है। मतलब बी का जो उसका बी का प्रॉपर्टी क्या था, पर्पल बनाना वाइट से, लेकिन ये वाला चीज़ प्रेजेंट होने के वजह से ये बी को वो मास्क कर रही है, जिसके वजह से पर्पल ना बन के क्या बन गया, हमारा वाइट बन गया। ठीक है, इतना तक समझ आ गया। मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे सीन। देखिए स्मॉल ए है और कैपिटल बी डैश है, और कैपिटल बी डैश का मतलब, डैश मतलब कुछ भी आ सकता है उसमें, है ना। डैश का मतलब कुछ भी आ सकता है उसमें, स्मॉल भी आ सकता है, स्मॉल बी भी आ सकता है, कैपिटल बी भी आ सकती है। लेकिन जो स्मॉल ए जो एलील है, हमने पहले ही बता दिया था आपको कि जब स्मॉल ए जो वो एलील है ना, जब स्मॉल ए अगर प्रेजेंट है तो स्मॉल ए क्या करेगी, ये पाथवे को वाइट में कन्वर्ट होने से रोकती है। वाइट को वाइट में कन्वर्ट होने से रोकती है, सबस्ट्रेट को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने से रोकती है। अगर स्मॉल बी है तो वाइट को पर्पल बनने से रोकती है। ठीक है, सो ये दोनों कंडीशन अगर कहीं पे भी हमें दिखे, सो मार्क कर लीजिए पर्पल नहीं बनने वाला है, क्योंकि वो एक दूसरे को इफेक्ट को मास्क करेगी, वो उसे परफॉर्म करने नहीं देगी अपने प्रॉपरली फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्मॉल ए कैपिटल बी के फंक्शन को मास्क कर रही है, क्योंकि स्मॉल ए यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा ए कैपिटल ए है, क्या इसमें प्रेजेंट है? नहीं है। अगर कैपिटल ए प्रेजेंट नहीं है, अगर स्मॉल ए प्रेजेंट है, तो वो बी के इफेक्ट को मास्क करके हमारा क्या मिल रहा है, वाइट मिल रहा है। तो अगर हम सेकेंड वाला कंडीशन को देखें, ठीक है, अगर हम सेकेंड वाला कंडीशन को देखें, क्या इस चीज़ में हमें कैपिटल बी मिल रही है? नहीं मिल रही है। क्या कैपिटल बी इस चीज़ में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। और कैपिटल बी का काम क्या था, चीज़ों को पर्पल में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे अगर कैपिटल बी नहीं है, कैपिटल ए भले ही हो, कैपिटल बी अगर नहीं है, तो क्या स्मॉल बी अकेला ही पर्पल बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो रिजल्ट हमारा क्या है? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें वाइट ही मिलने वाला है रिजल्ट। लेकिन
जो ये कैपिटल ए का जो काम था ना, ये स्मॉल बी क्या करेगी, इसके इफेक्ट को मास्क कर देगी। मतलब कोई सेंस नहीं बनता कि तुम रहो या ना रहो, कैपिटल ए रहे या ना रहे, कोई मतलब नहीं बनता। स्मॉल बी का तो काम था पाथवे को पर्पल नहीं बनने देना, तो स्मॉल बी ने अपना काम कर दिया है। सो इस केस में क्या हो रहा है, स्मॉल ए और स्मॉल बी तो एक दूसरे को मदद कर रहे हैं ना, दोनों सेम है, दोनों भाई भाई जैसे एक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो रिसेसिव एपिस्टेसिस था उसमें सिर्फ स्मॉल बी और स्मॉल बी एपिस्टेसिस परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, सो इस चीज़ को मैं एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। देखिए, एक पाथवे है, वाइट सबस्ट्रेट है और वाइट में कन्वर्ट हो रही है। सो वाइट एक इंटरमीडिएट है, जो सेकंड वाला वाइट है, एंड देन उसके बाद आती है हमारी पर्पल। सो पर्पल इज़ द अल्टीमेट प्रोडक्ट। ठीक है, सो कैपिटल ए, जो कैपिटल ए वाला जो जीनोटाइप है, वो क्या करती है, वो डोमिनेंट फॉर्म है और वो पर्पल को बनने में हेल्प करती है, और कैपिटल बी भी वही काम करती है। तो इसका एक रिसेसिव फॉर्म है, दैट इज स्मॉल बी, वो क्या करती है, वो पाथवे को रोकती है चीज़ें बनने से, प्रोडक्ट बनने से वो पाथवे को रोकती है। सो जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस करते वक्त क्या होता है, हमारा जो रिजल्ट होता है उस हिसाब से जब हम इसकी जीनोटाइप और फिनोटाइप को जब हम कंक्लूजन में तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब हमें क्या मिलती है, हमें रिजल्ट में मिलती है कि एक पर्पल मिल रहा है और 3 जगह पे वाइट मिल रहा है। जब एक पर्पल मिल रहा है और 3 जगह पे वाइट मिल रहा है, तो हमें क्या मिलेगी उसमें, जब हम इसकी डाइहाइब्रिड क्रॉस में जब हम इसकी फिनोटाइप देखने वाले हैं ना, तो हमें क्या मिलने वाले हैं इसमें 9:3, ये था हमारा 9:3:1। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का था कि नहीं, ये जीनोटाइप। तो जब हम इसको फिनोटाइपिक फॉर्म में, जब हम इसको इसके कंपैरिजन में ले आते हैं, वो वाइट वाइट सारे सेम आ जाएंगे, तो ये तीनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो गया हमारा 9:7 का हमारा क्या हो गया, जो फिनोटाइप जो जीनोटाइप है वो आ गया। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो हमारा 9:7 हो गया। लेकिन अब बात यह है कि आपको ये चीज़ ना बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको दिमाग में ये रखनी पड़ेगी कि जो स्मॉल बी है और स्मॉल ए है, वो पूरी पाथवे को रेगुलेट कर रही है, वो इसे रोक रही है पाथवे को प्रॉपर फंक्शन होने में। एंड देन अल्टीमेटली क्या हो गया, अल्टीमेटली हमारा क्या था, 9:3:3:1 था। डैट मीन्स इसमें पर्पल था, इसमें वाइट था, इसमें वाइट था, इसमें वाइट था। तो इन तीनों को जब हम कंक्लूड कर देंगे तो 9:7 का हमारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, सो 9:7 का जब हमारा रेशियो हो गया, तो ये हो गया हमारा डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस का जो रेशियो है वो। ठीक है, और एक स्टेटमेंट मैं आपको अगर बता देती हूँ, आप लिख लीजिए इस चीज़ को कि देखिए, कोई भी टाइप का होमोजाइगस अगर रिसेसिव फॉर्म है, या फिर ए लोकस में या फिर बी लोकस में, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, यहाँ पे कुछ वाइट है, फिर पर्पल है। सो यहाँ पे ए लोकस या फिर बी लोकस, इस दोनों पोजीशन में अगर कोई भी, अगर इसमें रिसेसिव फॉर्म अगर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर कोई भी रिसेसिव फॉर्म प्रेजेंट है, डेट मीन्स इसकी बात की जा रही है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, अगर कोई भी इस चीज़ में कोई भी अगर रिसेसिव फॉर्म ए और बी लोकस में प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी, पाथवे का प्रोडक्शन बंद कर देगी, पाथवे का जो प्रोडक्ट बनने का जो वे है ना, वो बंद कर देगी, ब्लॉक कर देगी। ठीक है, और इससे क्या बनेगी, हमें हमेशा वाइट फ्लावर ही मिलने वाली है। ठीक है, और इस वाइट फ्लावर्स में कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होने वाला है। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, कोई भी रिसेसिव फॉर्म स्मॉल ए हो या स्मॉल बी हो या स्मॉल सी, इसमें हम दोनों को ही कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो रिसेसिव एपिस्टेसिस है, उसमें सिर्फ हम एक को ही कंसिडर करें, तो जो ओवरऑल पाथवे को मास्क कर रही थी। ठीक है, सो आई होप आपको डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस समझ आ गया है। और हाँ, एक और चीज़, इस एपिस्टेसिस को कम्प्लीमेंट जीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ये जो डोमिनेंट एलील है ना, ये जो डोमिनेंट एलील कैपिटल ए, कैपिटल बी, सो ये जो डोमिनेंट एलील है ना, ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रही है, ये एक दूसरे की मदद करके फाइनली क्या हो रही है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करें, कम्प्लीमेंट एक दूसरे को करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो इस चीज़ को इसलिए हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। ठीक है, सो ये रहा हमारा एपिस्टेसिस। और अभी पर्टिकुलरली हम देखने जाए तो डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जिसकी रेशियो 9:7 होती है। और अगर आपको पूरा अगर पाथवे अगर याद नहीं भी है कि कौन क्या फॉर्म कर रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसकी रेशियो, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस की रेशियो 9:7 ही है।
ठीक है? तो क्योंकि कभी-कभी ना ये 1 मार्क या फिर 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं कि इसका रेशियो क्या है, ये आपको मैथ्स करनी है और इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस भी एक हद तक आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि इनके जो रेशियोज़ हैं ना, उनको आपको अच्छे से याद रखनी है कि किसका क्या रेशियो था। एक कॉपी में लिखिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए और आपको इसका क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना, आपको सॉल्व भी आपसे आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? सो एट द एंड मैं एपिस्थेसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूँगी, जिससे कि आपको क्या हो जाएगी, आराम हो जाएगी कि चलो ठीक है, सर जो पढ़ा है वो एप्लीकेबल हो रहा है, ऐसे करके आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। सो और बाकी जो मैंने यहाँ पे डेली क्विज़ वाला तो मैं आप लोग अपलोड कर ही रही हूँ, सो आप प्लीज़ उसे ट्राई कीजिएगा आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। क्योंकि आई डोंट नो कि मेरा वीडियोस आपको ये जो क्लियर आई मीन एग्ज़ाम क्लियर करवाए या ना करवाए, लेकिन हाँ, एक टाइप का आपको मदद हो सकती है कि 1 या 2% आपको हेल्पफुल ज़रूर रहेगी, भले ही आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है, थोड़ी बहुत तो मदद आपको ज़रूर होगी। तो अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई विल रिक्वेस्ट कि काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बिकॉज़ इट विल कीप मी मोटिवेटेड टू अपलोड मोर वीडियोज़, मोर कंटेंट फॉर यू, सो दैट आपको मैं समझा पाऊँ कि कैसे चीज़ें रेगुलेट हो रही है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।